अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िले हुमा। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों से आरास्ता ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है, जिसमें हम चीन और पाकिस्तान से साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत और हिरफत, तालीम, मईशत समेत दीगर शोबों से मुतल्लिक खबरें शामिल करते हैं। हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन की हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आला मयार की तरक्की जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडस्ट्री में साल ब साल सरमायाकारी में 12% से ज्यादा इजाफा हो रहा है। चीन की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तेज़ रफ्तार तरक्की ने जदीद सनअती निज़ाम की तामीर और मुल्क में आला मयार की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए ठोस बुनियाद रखी है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 के पहले 5 महीनों में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चीन की सरमायाकारी में साल ब साल 12.8% इजाफा हुआ, जिससे मुस्तहकम मुआशी तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद फराहम हुई। चीन में मैन्युफैक्चरिंग की सनत हाईटेक, इंटेलिजेंट और माहौल दोस्त तरक्की के मराहिल तय कर रही है। जैसे जैसे चीन की सनतें आला दर्जे की तरक्की की जानिब बढ़ रही हैं, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का किरदार दिन ब दिन अहम होता जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा और मसनूई ज़हानत के वसी पैमाने पर इत्तलाक के साथ चीन की डिजिटल मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। चीन ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिशों को भी तेज़ कर रहा है, जिसका सबूत रवां साल के पहले 5 माह में नई तवानाई की गाड़ियों, सोलर सेल्स और चार्जिंग पाइल्स की पैदावार में नुमाया इजाफा है, जिसमें साल ब साल बेतरतीब 37%, 53.6% और 57.7% इजाफा हुआ है। ई कॉमर्स के जरिए चीन की दरामदात और बरामदात का हजम $294 बिलियन से तजावुज़ कर गया है। चीन ने ई कॉमर्स में 29 ममालिक से दो तरफा मैकेनिज्म भी तश्कील दे दिया है। सरहद पार ई कामर्स चीन के गैर मुल्की तजारत के शोबे में एक नई तहरीक पैदा कर रही है। इसकी एक वजह यह है कि यह चैनल आलमी सार्फिन को ज़्यादा सहूलियात और चॉइसेस पेश करता है। चाइना कस्टम्स के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ई कामर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुल्क की दरामदात और बरामदात की मजमूई मालियत 2022 में 2.1 ट्रिलियन युआन तक पहुँच चुकी है, जो साल ब साल 7.1% इजाफा है। सरहद पार ई कामर्स सेक्टर ने चीनी मसनूआत को आलमी ख़रीदारों, ख़ास तौर पर अफ्रीकी और जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के सार्फिन के लिए ज़्यादा काबिल रसाई बना दिया है। चीन सरहद पार ई कामर्स में दीगर ममालिक के साथ शराकत दारी को भी बढ़ा रहा है। अब तक इसने 29 ममालिक के साथ ई कामर्स ताउन पर दो तरफा मैकेनिज्म कायम किया है। माहिरीन का कहना है कि सरहद पार ई कामर्स की ये सर्विस चीन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शरीक ममालिक और ख़ित्तों के दरमियान मुआशी और तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद फराहम करती रहेगी। बीजिंग में न्यू एनर्जी फ्यूचर सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ऑटो होम के ताउन से होने वाले फेस्टिवल में मेटावर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेस जदीद गाड़ियों की नुमाइश की गई। चीन की सबसे बड़ी कार वेबसाइट ऑटो होम ने बीजिंग के शुगांग पार्क में न्यू एनर्जी फ्यूचर सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का इनेकाद किया। मेटावर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल इस तकरीब का मकसद मुस्तकबिल की कारों के लिए साजगार माहौलियात की तश्कील था। शानदार ऑटो मेले में एक मोबाइल होलोग्राफिक कारवान ने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के साथ मुख्तलिफ NAV की हर तफसीलात की नुमाइश की और देही इलाकों में NAV ख़रीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी एक चैनल फ्राहम किया। मुंतज़मीन के नज़दीक उन्होंने नई गाड़ियों का एक सनती आइकॉन शुरू किया है, जो आज मुस्तकबिल का शहर है। ये NAV मालिकान के लिए चीन का पहला ऑफलाइन साइंस टेक फेस्टिवल है, जो ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग के फ़रोग़ के साथ साथ NAV एंटरप्राइजेज़ के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी और तख़य्युल के एहसास के साथ नए मंसूबे ला सकता है। इस मेले ने NAV के मुख्तलिफ ब्रांड्स के बारे में जानने और मुवाज़ने का भी प्लेटफॉर्म फ्राहम किया। इस सनत से वाबस्ता अफराद ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ऑटो होम में जदीद तरीके से NAV खपत को फ़रोग़ दिया जाएगा, जबकि NAV ब्रांड्स को छोटे शहरों और देही इलाकों में मार्केट खोलने में मदद मिलेगी। 29वां बीजिंग बैनुल-अक़वामी किताब मेला कामयाबी से इख्तिताम पज़ीर हो गया। किताब मेले में 2500 से ज़ायद पब्लिशर्स की लाखों किताबें रखी गई थी। बड़ी तादाद में अवाम ने 4 रोज़ा किताब मेले में शिरकत की। चीन में हालिया दिनों 29वां बीजिंग बैनुल-अक़वामी किताब मेला मुनक्किद हुआ। चीन के सबसे बड़े और सबसे बाअसर तजारती और पेशा वराना पब्लिशिंग ग्रुप
चाइना पब्लिशिंग ग्रुप ने इस मेले में 1500 से ज़ायद पब्लिकेशंस के साथ साथ तकरीबन 50 मतनव्वे सरगर्मियों का इनेकाद किया। चाइना पब्लिशिंग ग्रुप के एग्जीबिशन एरिया में 1500 से ज़ायद पब्लिकेशंस नुमाइश के लिए पेश की गई। यहाँ 3 बूथ कायम किए गए जिनमें चीनी कौम के नशात सानिया, जिद्दकारी के चीनी रास्ते और नई इंसानी तहजीब के हवाले से लिटरेचर रखा गया। पीपल्स लिटरेचर पब्लिशिंग हाउस ने चीनी अदब के इशात के नए रुझान और नए माहौल को मुतारिफ कराने के लिए 159 इकसाम की किताबें नुमाइश के लिए पेश की। कमर्शियल प्रेस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जो कि 40 साल से ज़ायद अरसे से शराकतदार हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर इंग्लिश चाइनीज़ डिक्शनरी के 10वें एडिशन की नुमाइश की। 4 रोज़ा इवेंट इतवार को अख्ताम पजीर हुआ, जिसमें 56 ममालिक और खित्तों से मजमूई तौर पर 2500 पब्लिशर्स ने चीनी और गैर मुल्की ज़बानों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शक्लों में 2 लाख से ज़ायद किताबों की नुमाइश की। नाज़रीन, तिब्बत के दारुल हुकूमत लिहासा में 5वां चीन तिब्बत सियाहत और सकाफत एक्सपो 2023 जारी है। एक्सपो में तिब्बत के लोगों की बनाई मसनूआत शुरका की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। जनूब मगरबी चीन के तिब्बत खुद इख्तियार इलाके के दारुल हुकूमत लिहासा में 5वीं चीन तिब्बत सियाहत और सकाफत एक्सपो जुमे के रोज़ शुरू हुई। इस एक्सपो में तिब्बती सकाफती मसनूआत शुरका की तवज्जो का मरकज़ रहीं। एक्सपो में 16 ममालिक से 600 से ज़ायद कारोबारी इदारे शिरकत कर रहे हैं। नुमाइशी बूथ 14,000 मुरब्बा मीटर इलाके पर मुहित है। एक्सपो में लिहासा, शगाज़े, शानान, नागवो और 3 दीगर तिब्बती शहरों से तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ इकसाम के खुसूसी मसनूआत नुमाइश और फ़रोख्त के लिए पेश की गई हैं। नागो से यहाँ आए एक नुमाइश कुनिंदा का कहना है कि हमारी डेयरी मसनूआत सतह समंदर से कम 4500 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ इलाकों से लाई गई हैं। ये सभी बिल्कुल नेचुरल हैं। तिब्बती सकाफती वर्षे की नुमाइशों जैसे याक ऊन की मसनूआत, थांगा, याक की हड्डियों से बने चीनी पोर्सलेन के बर्तन और लकड़ी के प्यालों ने खुसूसी तौर पर सयाहों को अपनी जानिब मतवज्जे किया है। लेंजी के बूथ पर शुरका मसनूआत के साथ साथ मुकामी खानों से भी लुत्फानंदोज हुए। तिब्बत के रिहायशियों के लिए बिनाई बहाली का मुफ्त प्रोग्राम शुरू किया गया। माहिरीन अमराज चश्म ने बच्चों की मुफ्त सर्जरी, मोती की स्क्रीनिंग की। इस शहर में बाफिर धूप की वजह से लोगों की बिनाई मुतासिर हो रही है। मशरक़ी चीन के सूबा शानदुंग ने हाल ही में जनूब मगरबी चीन के तिब्बत खुद इख्तियार इलाके में शगात्से शहर के रिहायशियों के लिए बिनाई की बहाली के एक मुफ्त प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए एक तिब्बी टीम का एहतमाम किया है। शगात्से शहर की औसत ऊंचाई 3800 मीटर से ज़ायद है। यहाँ एक मखसूस सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा है जिसमें वाफर धूप होती है। इसी बायस इब्तदाई और मिडिल स्कूल के तलबा में बिनाई की बीमारी और बुजुर्गों में मोतिया और फंडस की बीमारियों के ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। रवां साल मजमूई तौर पर 51 तिब्बी कारकुनों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की है। ताहाल शगात्से में इब्तदाई और मिडिल स्कूलों के कुल 10,741 तालिब इल्मों की करीब नजरी, भेंगेपन और कम नजरी की जांच की गई और 1000 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त ऐनक फराहम की गई है। माहिरीन अमराज चश्म ने बच्चों की मुफ्त सर्जरी, मोतिया की स्क्रीनिंग और मुकामी लोगों के लिए मुफ्त इलाज फराहम किया है। 15वीं आबनाए फोरम के शुरका ने ताइवान में मरबूत तरक्की के अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर सदर शी जिनपिंग ने शुरका पर जोर दिया कि वो ताइवान के हमवतनों का एहतराम करें। 15वें आबनाए फोरम के शुरका के मुताबिक आबनाए ताइवान में मरबूत तरक्की चीन के ताइवान इलाके के बासलाहियत अफराद को चाइनीज़ mainland में रोज़गार और कारोबारी मौक़े तक रसाई हासिल करने में सहूलत फराहम करेगी। इस 2 रोज़ा फोरम ने अफरादी तबादले को फ़रोग़ देने और आबनाए में मरबूत तरक्की को गहरा करने के मौजू के तहत मजमूई तौर पर 51 तकरीबात की मेज़बानी की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और चीनी सदर शी जिनपिंग ने फोरम के नाम एक तहनीती पैगाम में ताइवान के हमवतनों का एहतराम करने, उनकी देखभाल करने और उन्हें समरात की फराहमी, आबनाए पार इक़्तिसादी और सकाफ़ती तबादलों और ताउन को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ़ शोबों में मरबूत तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिशें जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। फोरम की मरकज़ी कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी और रियासती कौंसिल ने आबनाए के दोनों किनारों की मरबूत तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करने और मुतलका मिसाली जोन्स की तामीर के लिए गाइडलाइन वज़ा की है। शुरका ने आबनाए में मरबूत तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ताइवान के ताजर mainland की वसी मंडी से भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और आला म्यार की तरक्की के ज़रिए जदीदकारी के लिए mainland की कोशिशें उनके लिए एक नई समत की निशानदेही करती हैं।
تائیوان کے ہم وطنوں کے لیے صوبہ فوجیان میں زرعی کاروبار کے وسیع مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کے لیے صنعتی پارک تعمیر کیے گئے جہاں انہیں بیج فراہمی، تکنیکی مدد، پیکیجنگ فروغ جیسی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ تائیوان کے زیادہ سے زیادہ ہم وطن مشرقی چین کے صوبہ فوجیان کے شہر شیامن میں اپنا زرعی کاروبار شروع کر کے مین لینڈ میں دیہی بحالی میں حصہ لے رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں شیامن نے تائیوان کے سرمایہ کاروں کے لیے صنعتی پارکس کی تعمیر کی کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ ان کے ساتھ زراعت میں تکنیکی تعاون کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اس دوران کوآپریٹو زرعی منصوبوں کی ایک مکمل صنعتی چین تشکیل دی گئی ہے جس میں بیج کی فراہمی، تکنیکی مدد، معیار کی جانچ، پیکیجنگ اور فروخت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تائیوان کے ہم وطنوں نے مقامی کسانوں کے ساتھ تعاون میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے زرعی مصنوعات کی ایک سیریز تیار کرنے، مصنوعات کی اقسام کو بہتر بنانے اور دیگر زرعی امور میں کسانوں کی بھرپور مدد کی۔ پیوند کاری کے ذریعے تیار کردہ پھل اور سبزیاں بہتر معیار کی ہیں اور ان کی فروخت بھی اچھی ہے۔ اسی طرح مین لینڈ اور تائیوان دونوں کے کسانوں کو نئی اقسام کی کاشت اور آمدن بڑھانے کے لیے مصنوعات فروخت کرنے میں مدد مل رہی ہے اور دیہی حیات کاری کو بھی فروغ ملا ہے۔ گو خاندان 3 نسلوں سے صوبہ شانسی کے صحرا موسی کو نخلستان میں بدل رہا ہے۔ اس خاندان نے اب تک 2333 ہیکٹر رقبے پر درخت لگائے ہیں جس کی وجہ سے صحرا کی توسیع رک گئی ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبہ شانشی میں گو خاندان کی 3 نسلیں صحرائے ماسو کی توسیع کو روکنے کے لیے درخت لگانے کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ 52 سالہ گو جیان جون اپنے خاندان کی تیسری نسل سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ریگستانی کنٹرول کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اس خاندانی روایت کا آغاز گو جیانجو کے دادا گو چنگ وانگ سے ہوا جو گزشتہ مارچ میں 102 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ گو چنگ وانگ کی نسل نے 1970 کی دہائی میں ریت کے طوفانوں اور سخت ماحول کو برداشت کیا اور وہ صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ سن 1985 میں گو چنگ وانگ نے صحرا کے خلاف سخت جنگ کا آغاز کیا۔ گو کی فیملی نے شروع میں ریگستان کے 667 ہیکٹر رقبے پر پودے کاشت کیے جو 1990 کی دہائی کے اوائل تک درختوں سے ڈھک چکا تھا۔ 1990 سے 1998 تک گو کے خاندان نے صحرا میں سبز علاقے کو مزید 2333 ہیکٹر تک بڑھا دیا۔ ان کی کوششوں نے مقامی منظرنامے کو بڑی حد تک تبدیل کر دیا۔ آج گو کی 3 نسلوں کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ لگائے گئے درختوں نے صحرا کی توسیع کو روک دیا ہے اور پھر صحرا کے پیچھے ہٹنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ چین میں ہر سال ڈریگن بوٹ فیسٹیول زمانہ قدیم کے عظیم شاعر چو یوآن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول کے موقع پر خصوصی پروگرام تشکیل دیا گیا جس میں فنکاروں نے عظیم شاعر کے آبائی شہر میں شاندار پرفارمنسز پیش کی۔ چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے ڈریگن بوٹ فیسٹیول کے موقع پر سمفونک نظم کی شکل میں خصوصی پروگرام تیار کیا گیا۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول چینی قمری کیلنڈر کے مطابق ہر سال 5ویں مہینے کے 5ویں دن منایا جاتا ہے۔ یہ فیسٹیول زمانہ قدیم کے عظیم شاعر چو یوآن کی یاد میں منایا جاتا ہے، ایک ایسے شاعر جنہیں آج بھی اپنی حب الوطنی اور کلاسیکی شاعری میں خدمات کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے لیے چین کے مشہور اداکاروں، موسیقاروں اور فنکاروں نے عظیم شاعر کے آبائی شہر میں پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ یہاں سے چین کا طویل ترین دریائے یانگسی گزرتا ہے۔ پروگرام کی خاطر سٹیج صاف ندی کے کنارے اور سرسبز پہاڑوں کے درمیان قائم کیا گیا۔ روایتی چینی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف گیت، اوپیرا، سمفانی اور لوک موسیقی پیش کی گئی۔ یہ پروگرام CCTV چینلز اور ریڈیو پلیٹ فارمز پر بیک وقت نشر کیا گیا۔ سیکیانگ کی مشہور ٹورزم ہائی وے 8 ماہ کی بندش کے بعد کھل گئی۔ نامساعد موسمی حالات اور دیگر عوامل کی بنا پر شاہراہ کو بند کیا جاتا ہے۔ 561 کلومیٹر طویل ڈوکو ہائی وے بلند پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ کی مشہور ٹورزم ہائی وے 8 ماہ کی بندش کے بعد اتوار کے روز ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دی گئی۔ 561 کلومیٹر طویل ڈوکو ہائی وے کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ شاہراہ شمال سے جنوب تک مشہور تیانشن پہاڑوں سے گزرتی ہے جن میں سے اکثر کی بلندی 2000 میٹر سے زائد ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برفانی موسم اور دیگر قدرتی عوامل کی وجہ سے اس شاہراہ پر عام طور پر نومبر سے مئی تک ٹریفک کنٹرول نافذ کیا جاتا ہے اور اس کی بندش کی مدت 8 ماہ تک رہ سکتی ہے۔
सयाह अब सफ़र के दौरान रास्ते में दरियाओं, बर्फ से ढके पहाड़ों, जंगलात और घास के मैदानों के कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और थियानशन पहाड़ों के शुमाल और जनूब के मुख्तलिफ मनाजिर का तजर्बा कर सकते हैं। यह हाईवे बुलंदोबाला पहाड़ों, खूबसूरत वादियों को अबूर करती बहुत से अक़लियती इलाकों को आपस में जोड़ती है। शाहराह के दोबारा खुलने से सैर व सियाहत के शौकीन अफराद में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है और सयाह इस इलाके का रुख कर रहे हैं। चीन के ताउन से इस्लामाबाद में बनाई गई 2 अजीमुशान इमारतें दोनों मुल्कों की शानदार दोस्ती की आईनादार हैं। चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप सेंटर और जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है और इसकी बहुत सी हकीकी मिसालें दोनों पाकिस्तान और चीन में पाई जाती हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में 2 ऐसी इमारतों के बारे में जो चीन के ताउन से बनाई गई। चाहे समाजी सरगर्मियां हो या सकाफती, ये दोनों इमारतें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। बारह एकड़ रकबे पर मुहित इस्लामाबाद के कल्ब में वाक़े पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर चीन के ताउन से 5 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ, जिसका इफ्तिताह 2010 में उस वक्त के चीनी वजीर आज़म वेन जियाबाओ ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साथ मुश्तरका तौर पर किया। अपने फन तामीर और वसी रकबे के बायस इस मरकज को एक मुमताज हैसियत हासिल है। यहाँ मुताद्दिद ऑडिटोरियम्स, नुमाइशी हॉल्स और कॉन्फ्रेंस हॉल्स मौजूद हैं, जहाँ मामूल की सकाफती और समाजी सरगर्मियों के अलावा कारोबारी और सरकारी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर मुल्की और बैनुल अक़वामी तकरीबात के अलावा खुसूसन जुड़वां शहरों के रिहायशियों के लिए तफरीह के सामान भी मुहैया करता है। दूसरी अहम इमारत भी इस मरकज से है तो कुछ ही फासले पर, लेकिन ये पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर से दिहाइयों कबल तामीर की गई थी। जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अरबों रुपए की लागत से अवामी जमहूरिया चीन की तरफ से 1973 में तामीर होना शुरू हुआ और तकरीबन 3 साल में पाया तकमील को पहुंचा। वक्त के साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ सहूलियात में इजाफा किया जाता रहा। ये स्टेडियम कई बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों की नुमाइंदगी का एजाज रखता है। यहाँ रनिंग ट्रैक्स, फुटबॉल और हॉकी ग्राउंड्स, इंडोर और आउटडोर खेलों की जदीद सहूलियात मौजूद हैं, जो कि चीन के अवाम की तरफ से अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए एक तोहफा है। जो बिल्डिंग्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे अब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया गया है, एक आम ग्राउंड पे जो है वो उस तरह की स्पोर्ट्स नहीं हो सकती जिस तरह प्रॉपर आपको एक स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें चाइना नो डाउट उन्होंने पाकिस्तानी माशरे के लिए, पाकिस्तान कौम के लिए जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया है, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर बनाया, तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए मुल्क में जगह जगह सेंटर, पाकिस्तान चाइना सेंटर, जैसा कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान चाइना पाक चीन दोस्ती इस तरह का सेंटर ओपन है। तो इस तरह की अगर चीज़ें बढ़ाई जाएँ तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप के अंदर। इस्लामाबाद में वाक़े इन इमारतों के अलावा पाकिस्तान के मुताद्दिद शहरों में कई ऐसी इमारतें हैं जो चीन के ताउन से तामीर की गईं, जो अब पाकिस्तान के अवाम के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इन दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात के 72 साल मुकम्मल हो रहे हैं और न सिर्फ इन ताल्लुकात में बल्कि अवामी राब्तों में भी मजबूती आई, बल्कि ये यकजान और दो कालिब की मिसाल बन चुके हैं।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन में चाय पीने और काश्त करने की रिवायत हजारों साल कदीम है। चीन के मुख्तलिफ सूबों में चाय के बागात पाई जाती हैं। मकामी किसानों की जिंदगी चाय की पत्तियां चुनने के गिर्द ही घूमती है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। चाय के पौधे सबसे पहले चीन में पाए जाते थे, जहां हजारों सालों से चाय पीने की सकाफत और रिवायत जारी है। इन छोटे छोटे जादुई पौधों की चाय पैदाइश जुनूब मगरिबी चीन के दरियाए लानसांग के किनारों पर वाक़े हैं। हजारों सालों में ये पौधे सफ़र तय करते हुए मशरिक तक पहुंच चुके हैं। अब चीन का मशरकी सूबा ज़ेजियांग चीनी चाय की पैदावार के अहम इलाकों में से एक है। सूबा ज़ेजियांग की चाय अपनी खुशबू, ताजगी और खुश जायका की वजह से मशहूर है। ज़ेजियांग में चाय के पौधे लगाने की तारीख बहुत पुरानी है, इसीलिए वहाँ ये कहावत मशहूर है कि एक पत्ती से एक सन्नत की तश्कील दी गई है और मकामी लोग खुशहाल बन गए हैं। यहाँ चीन के सूबाई ज़ेजियांग के शहर शाओसिंग में वाक़े एक शिनचांग नामी काउंटी है। चाय के बागात में मौजूद चाय की इन सब्ज पत्तियों से मकामी किसानों की जिंदगी भरी हुई है। उनकी रोज़मर्रा जिंदगी के तमाम उमूर चाय की पत्ती के बढ़ने, तैयार होने और चुनने से मुंसलिक होते हैं। चाय की पत्ती चुनना चीन में चाय की सकाफत में शामिल अहम हिस्सों में से एक है। चुनने का वक़्त इंतहाई अहम समझा जाता है। पहले 3 दिनों में इनको खजाना समझा जाता है, फिर आखिरी 3 दिनों में उनके साथ लोगों जैसा सलूक किया जाता है। चाय की पत्तियों को सिर्फ बेहतरीन मौके पर ही चुना जाता है। यूं चाय की पत्ती की ताजगी और खुर्द महफूज रह सकती है। रंग और चुने का एहसास चाय की खुर्द तय करने के अहम म्यारात हैं। चाय की ताज़ा पत्तियाँ नई और सब्ज दिखाई देती हैं, छूने में नरम व मुलायम महसूस होती है। दाहम पुरानी पत्तियों का रंग निस्बतन गहरा सब्ज हो जाता है और ये छूने में भी सख्त महसूस होती है। चीन में चाय की मुख्तलिफ इक़साम हैं। इन मुख्तलिफ चाय की पत्तियों को चुनने के तरीक़ाकार में भी फ़र्क मौजूद है। कुछ चाय तैयार करने के लिए सिर्फ सबसे पहले निकलने वाली 1 या 2 ताज़ा पत्तियों को चुना जाता है। जब चाय के पौधे किसी हद तक बढ़ जाते हैं तो उनकी पत्ती कुछ और इक़साम की चाय तैयार करने के लिए मुनासिब होगी। चुनने के बाद पत्ती को खुश्क करने का मरहला होता है। चाय की पत्ती को खुश्क करना चाय की खुर्दी और जायके के तयन के लिए इंतहाई अहम है। इस मरहले में वक़्त और दर्जाए हरारत पर खंचो किया जाता है। तजर्बाकार माहिरीन गर्म बर्तन में अपने हाथों से चाय की पत्तियों को मुंतकिल करते हैं। इसी दौरान ताज़ा पत्तियों की महक ख़त्म की जाती है और इस अमल के बाद ये खूबसूरत शक्ल में ढल जाती हैं। कई मराहल से गुजारने के बाद पत्तियाँ चाय में बदल हो जाती हैं। बर्तन से निकालने वाली पत्तियों को मुख्तलिफ तरीक़ाकार से गूंथा जाता है। इसी दौरान पत्ती से पानी निकलता है जो पत्ती की ख़ास शिकड़ बरकरार रखने के लिए मददगार साबित होता है। इसके बाद पत्तियों को मखसूस तरीके से खमीर किया जाता है और फिर खुश्क किया जाता है। यूं चाय तैयार की जाती है।
एहतमाम के साथ चाय पेश करने का तरीका मुफरत रिवायात रखता है, जिसमें लूह और फितरत को हम आहंग किया जाता है। चाय के शौकीन लोगों को चाय बनाने और पीने से सुकून मिलता है। चाय तैयार करना और पीना बहुत से लोगों की जिंदगी का लाज़िम मुलाज़िम हिस्सा बन चुका है। वो चाय पीकर ताज़ा दम हो जाते हैं। टी सेरेमनी या चाय पेश करने के मराहल कुछ यूं हैं। चाय के बर्तनों को धोना, पत्ती डालना, पानी डालना, कप में चाय डालना और चाय पीना। चाय की मुख्तलिफ इक़साम, चाय पीने के मुख्तलिफ मकसद और मेहमानों की तादाद के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ाकार एहतियार किए जाते हैं। अब हम ताफ़ो लुंगजिंग नामी ग्रीन टी बना रहे हैं। इसका सब्ज रंग देखा जा सकता है, बतियान देखने में भी खुश शक्ल है, इसीलिए क्रिस्टल टी सेट का इस्तेमाल बेहतर है। शीशे के इन गिलासों में आप चाय की पत्तियों को तैरते हुए देख सकते हैं। लुंगजिंग समेत ग्रीन टी बनाने के लिए पानी का मुनासिब दर्जाए हरारत 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। पानी डालने के बाद गिलास में चाय की पत्तियां डाली जाती हैं। जब पानी का रंग सब्ज होना शुरू हो तो आप चाय पी सकते हैं। उस वक्त चाय की खुशबू आ रही है और पीकर फरहत बख्श एहसास भी हो रहा है। टी सेरेमनी में चाय पीने की तकरीब इंतहाई अहम होती है, जिससे चाय से मुंसलिक सकाफत से जिन्हीं लोगों की इज्जत और मोहब्बत की अक्कासी होती है। चाय पीते वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एहतमाम के साथ बैठा जाता है और से चाय का रंग देखना और चाय का जायका महसूस करना चाय से मोहब्बत की अक्कासी है। चाय पीते वक्त लोग पुरसुकून महसूस करते हैं, जो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। चीन में ये छोटी सी पत्ती बेशुमार लोगों का लापता बन गई है। लोग चाय से माली और रूहानी फ़वाद हासिल करने के साथ साथ चाय की सकाफत को फ़रोग़ दे रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाजरीन। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात के वफ़द ने इस्लामाबाद का दौरा किया। चीनी सिफारत खाने ने इस मुतालियाती दौरे का इख्तिमाम किया था। गवादर के तलबा तालिबात ने चीनी सिफारती अहलकारों से मुलाकात और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के दौरे को शानदार तजुर्बा करार दिया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मेरा नाम समीरा है, मैं बेसिकली गवादर का हूँ। मैं यूनिवर्सिटी गवादर में पढ़ रही हूँ अभी वहाँ पे, और 7th सेमेस्टर में हूँ अभी। ये भी सोचा है कि इस्लामाबाद देखेंगे, यहाँ का माहौल देखेंगे। ये भी सोच के आ गए हैं कि हम फ्लाइट पे सफ़र कर रहे हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे लोगों से मिल के और बातें करना और इंटरेक्ट करना। स्पेशली मालूम होता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी जगह हैं। अभी हम यहाँ पे नावल यूनिवर्सिटी में भी गए हैं, वहाँ पे भी हमें बहुत मज़ा आया। यूनिवर्सिटी देख के कंपेयर किया हम अपने यूनिवर्सिटी से। हमने कभी चाइनीज़ से मुलाकात ही नहीं की। यहाँ पर हम लोग आए हैं, हमारी मतलब सारा दिन चाइनीज़ वगैरह से मुलाकात रही है
تو ہم نے دیکھا یہ مطلب ان کی ہاسپیٹیلٹی جو ہے وہ بہت بہترین رہی ہے ہماری ساتھ. انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے ٹریٹ کیا ہے, ہماری باتیں سنی ہیں, ہر بات کو نوٹ کیا ہے, اور ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ عنقریب انشاءاللہ جو ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں اسٹوڈنٹ لیول کے جو اور گوادر کے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ہم نے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ہمارا مطلب بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے ساتھ. وہ بہت بہترین لوگ ہیں ماشاءاللہ, بہت ان کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے, بہت خوش اخلاق لوگ ہیں. We would love to hold the students, representatives from Gwadar universities and also people from Gwadar. ہمیں گوادر یونیورسٹی کے طلباء کی میزبانی کرنا اچھا لگتا ہے اور گوادر کے لوگوں کی بھی. دراصل یہ گوادر میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون اور شراکت داری کے بارے میں زیادہ بہتر آگاہی فراہم کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. یہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے. یہ سی پیک اور BRI کی 10ویں سالگرہ کا سال بھی ہے اور اس طرح کے دورے ان منصوبوں سے متعلق مثبت راہ بھی ہموار کرتے ہیں. فرق تو بہت زیادہ محسوس کیا ہے. مجھے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ جو ٹیکنیکل سینٹر بن گیا ہے, اسکول ایک بنایا ہے چائنا والوں نے, انہوں نے یہ جو آئی وے روڈ ہے اس کو بنایا ہے اور پورٹ بھی بنایا ہے. ابھی ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے, تقریباً 70% وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. پروگریس تو آتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی چینجز تو بہت آ گیا ہے. اگر ہم لوگ سوچیں اور ہمیں شعور آ جائے کہ جو پروگریس ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں آتا ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. اگر ہم پہلے جو گوادر تھی ابھی جو گوادر ہے اس کو کمپیئر کریں تو گوادر بالکل چینج ہے ابھی. دیکھیں, جب ہم گوادر کے اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف نمل یونیورسٹی تو ہمیں ایک ڈفرینٹ پکچر دیکھنے کو ملتی ہے. اس طرح کے انٹریکشن سے یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ چینج ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی سوچ جو ہے, ایک دوسرے کے خیالات جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا چیزیں ہیں جو ان کی وہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ یہاں پہ آ کر جو سیکھتے ہیں. تو انٹریکشن ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے اور ایز اے اسٹوڈنٹ وہ کن چیزوں سے گزر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ سفر کرتا ہے تو سیکھتا ہے, یا سفر میں دوست کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. پہلے ہمارے دماغ میں یہی تھا, لیکن جب ہم نے یہ بھی ٹرپ میں ہم لوگ آئے, ہماری الگ الگ چائنیز سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ڈاکومنٹریز وغیرہ ہمارے ساتھ شیئر کی. کوئی عام آدمی بھی ہے نا, اس کو ایک نہ ایک جگہ پر دل میں امید ہے کہ کل سی پیک کی وجہ سے مطلب ہمارے یہاں ترقی آئے گی, کیونکہ ان 10 سالوں میں سی پیک کی وجہ سے انفراسٹرکچر کے گوادر کے اپنے انفراسٹرکچر میں بہت بہتری آئی ہے. اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ہماری چائنیز سے, وہ کہتے ہیں عنقریب وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گی آگے 5 سے 10 سالوں میں, جن سے مطلب ابھی فی الحال ان 10 سالوں میں تھوڑی بہت جو بہتری آئی ہے. وہ جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے تو وہ گوادر کی مطلب جو پروگریس جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اسپیڈ سے. اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو تاثرات ہیں, جو ان کے خواہشیں ہیں, جو ان کے ارمان ہیں اور جو ان کی کچھ تنقید بھی ہے, اسے ہم سمجھیں, اس پہ بحث کریں, ان سے تعلقات بنائیں اور گوادر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اسے آگے لے کے چلیں. جو یوتھ ہیں ان سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 2013 سے پہلے گوادر کے حالات کیا تھے, گوادر کی ڈیولپمنٹ کتنی تھی اور آج گوادر کہاں کھڑا ہے. ہمیں یہ کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کے جو لوگوں کا بہت بہت شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا, ہم آ کے اسلام آباد وزٹ کیا, لوگوں سے ملے. جو ہمارے مائنڈ سیٹ تھی وہ بالکل چینج ہو گیا کہ جو ہم سوچتے تھے وہ بالکل نہیں ہے. یہ بھی ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, یہاں پہ آ گئے ہیں. چائنا ٹوڈے سے اس ہفتے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ GNNHD.tv.
اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔